के लिए दो वेज होते हैं, एक तो होता है लीगली एंड इलीगली। दोनों में एसएलएम अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ मैं, टोटली को जाना पड़ेगा यूएसए पोर्ट ऑफ एंट्री, जहाँ पर बॉर्डर, वहाँ पर आपको एसएलएम अप्लाई करने के लिए जाना ही पड़ेगा अपनी रिफ्यूजी केस को अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक फॉर्म, जब देख पा रहे होगे वहाँ पर एक फॉर्म दिया जाता है जिसका नाम होता है I-589। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है एसएलएम अप्लाई करने के लिए, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। और ये फीस होगी, और ये सारी फीस अमेरिकन डॉलर्स में है, नॉट इन द कैनेडियन डॉलर्स। ये उसकी कंसल्टेंट फीस है। ओके, बाद में बात आती है फ्रेंड्स आपकी प्रिपरेशन के एंड फाइलिंग की, जिसके प्राइजेस मोस्टली एडवोकेट होते हैं जो $2500 से एज वेल एज $6500 या $7000 तक भी। हेलो फ्रेंड, टुडे वी आर बैक विद द न्यू वीडियो। और फर्स्ट ऑफ ऑल वेलकम इन दिस चैनल। एंड अगर आपने थंबनेल को क्लिक करके वीडियो को ओपन किया ना, इट मीन्स क्लियरली दैट कि आप लोग प्लान कर चुके हैं कनाडा को छोड़कर यूएसए मूव करने का। सिचुएशंस कैसी भी हों, चाहे आपको ही मालूम है, चाहे आप स्टडी में आए हो, विजिटर पे आए हो, चाहे आपका वर्क परमिट एक्सपायर हो चुका है, जो भी आप डिसीजन लेने वाले हैं कि आप यूएसए को मूव होने वाले हैं, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देख लीजिएगा। ओके, जैसे कि आप लोग बहुत ज़्यादा रील्स देखते हैं इंस्टाग्राम पर कि बहुत बंदे जाते हैं कनाडा टू यूएसए, बिल्कुल सेफ जर्नी होती है। अमाउंट भी कुछ ज़्यादा नहीं, $3000 to $5000 लेते हैं वो, आपको सेफली यूएसए में, न्यूयॉर्क में या किसी और जगह पे वो ड्रॉप भी कर देते हैं। इट्स नॉट डिफ़िकल्ट टास्क। ओके, तो आप ही बना लेते हो कि हाँ यार कोई डिफ़िकल्ट बात तो है नहीं, जाना ईजी है, तो हम भी मूव हो जाते हैं। क्योंकि कनाडा में थोड़ी काम की इशू है, मनी वगैरह इतनी नहीं हो पा रही है। यूएसए में काम काफ़ी बढ़िया मिल रहा है, बढ़िया इनकम सोर्सेज भी हैं, तो हमको कनाडा छोड़कर यहाँ पर मूव हो जाना चाहिए। ओके, अगर आपके मन में ये सारी बातें हैं ना, तो वीडियो को पूरा जरूर देख लीजिएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इसके भी दो बातें होती हैं। यूएसए जाने के लिए दो वेज होते हैं, एक तो होता है लीगली एंड इलीगली। दोनों में एसएलएम अगर आप अप्लाई करना चाहते हो तो अप्लाई कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बात करता हूँ मैं टोटली लीगली वेज के रिगार्डिंग, जो आप अप्लाई कर सकते हो यूएसए में एंट्री लेने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, हम लोग बात करने वाले हैं जिस चीज़ के रिगार्डिंग, वो है यूएसए एंड कनाडा का एग्रीमेंट साइन। ओके, क्योंकि यूएसए एंड कनाडा एक थर्ड सेफ कंट्री है, तो इन दोनों के आपस में एक एग्रीमेंट हुआ है। ओके, अगर किसी भी बंदे ने एसएलएम अप्लाई करनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल वो बंदा जिस भी कंट्री में लैंड होता है, चाहे वो यूएसए लैंड होता है, चाहे वो कनाडा लैंड होता है, ऑन एनी वीज़ा, चाहे वो वर्क है, चाहे वो स्टडी है, चाहे वो टूरिस्ट है, अगर उसको एसएलएम या फिर रिफ्यूजी डालनी है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसी कंट्री में डालनी पड़ेगी जिस कंट्री में वो लैंड हुआ है। अगर वो कंट्री आपकी एसएलएम को रिफ्यूज कर देती है, देन यू हैव एन ऑप्शन एंड यू हैव ए चांस टू अप्लाई नेक्स्ट कंट्री फॉर द एसएलएम, क्योंकि पुरानी कंट्री ने आपकी एसएलएम रिफ्यूज कर दिया इन पर्पज ऑफ एनी, जो भी पर्पज उस कंट्री का रहा हो वो मैटर नहीं कर। और जैसे ही फ्रेंड्स आप लोग यूएसए में एंटर कर जाएंगे, ओके, चाहे आप 2 दिन रुकिए, 3 दिन रुकिए, किसी के भी घर में रुकिए, देन आपको जाना पड़ेगा यूएसए पोर्ट ऑफ एंट्री, जहाँ पर बॉर्डर, वहाँ पर आपको एसएलएम अप्लाई करने के लिए जाना ही पड़ेगा अपनी रिफ्यूजी केस को अप्लाई करने के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वहाँ पर आपको मिल जाएगा एक फॉर्म, जब देख पा रहे होगे वहाँ पर एक फॉर्म दिया जाता है जिसका नाम होता है I-589। ये एक एप्लीकेशन फॉर्म है एसएलएम अप्लाई करने के लिए, जहाँ पर आपको अपनी डिटेल्स फिल करनी होती है। और ये एप्लीकेशन फॉर्म फिल करने के बाद में आपका एक इंटरव्यू कंडक्ट किया जाता है। जो भी इमिग्रेशन ऑफिसर होते हैं, जिस एजेंसी में आपका इंटरव्यू होता है, उसका नाम है USCIS। इट मीन्स यूएसए सिटीजनशिप इमिग्रेशन सर्विस। जो आपके इंटरव्यू कनेक्ट करती हैं, आपसे पूछताछ करती हैं कि आपको एसएलएम क्यों चाहिए, आपको क्या रीज़न है, किससे आपको खतरा है, किससे आपको खतरा नहीं है, ये सारी चीज़ें आपसे वहाँ पर पूछी जाती हैं। ओके, इसका जवाब कैसे आपको आंसर करना है, कैसे नहीं, वो सारी चीज़ें आपको लॉयर बताएगा। वो उसके आगे भी चलते हैं, आपको बताते हैं प्रिपरेशन कैसे करते हैं, सब कुछ चीज़ें आपको आगे क्लियर भी करता हूँ मैं। सेकंड थिंग, एसएलएम आपसे ऑफिसर से क्वेश्चन पूछेगा, आपको क्लेरिफाई करना है। और जो भी आपको स्टेटमेंट देनी है, क्लियरली देव से देनी है, क्योंकि आप इसको स्टेटमेंट को बाद में चेंज नहीं कर सकते, क्योंकि बिफोर आपको जज के सामने पेश करने से पहले यही आपकी आखिरी सुनवाई होती है, जो आप बोल सकते हो कि हाँ मेरे को इस चीज़ से खतरा है। देन यही स्टेटमेंट आपकी जज के आगे भी अप्लाई की जाती है आपकी एसएलएम को, केस को आगे बढ़ाने के लिए। ओके, और इसके बाद फ्रेंड्स आपको एक चीज़ पूरे कंसंट्रेशन से बतानी है कि आपको अपनी कंट्री से किस चीज़ के रिलेटेड खतरा। इट मीन्स आपको डिफरेंट चीज़ें अप्लाई कर सकते हो, आप देख सकते हो, जैसे कि आप आ सकते हो रेसिज्म, आपको अपनी कास्ट से या डिफरेंट किसी चीज़ से खतरा है, उसके अकॉर्डिंग बोल सकते हो। अब आपको अपनी रिलीजन या फिर आपने कुछ ऐसा किया है जिससे आपके रिलीजन के ही लोग आपको मारना चाहते हैं, जिससे आपको खतरा हो सकता है। सेकंड थिंग, यू आर ए मेंबर ऑफ LGBT। इट मीन्स अगर आप, कई कंट्री ऐसी होती हैं जहाँ पर जिनको एक्सेप्ट नहीं करती LGBT, जैसे गे वगैरह हो गए, इनको एक्सेप्ट नहीं किया जाता है, या उनके पास
रेसिज्म से भी किया जाता है, भेदभाव किया जाता है, डिस्क्रिमिनेशन, देन ये भी एक केस होता है। आप अप्लाई कर सकते हो कि हाँ मेरे को अपनी कंट्री से खतरा है, इस चीज़ से रिलेटेड अप्लाई कर सकते हो। एंड 4 इज़ पॉलिटिक्स, नेशनलिटी, कि आपको पॉलिटिशियन से खतरा है, आपने कुछ ऐसा स्टेटमेंट दिया, कुछ ऐसा बोला है जिससे आपको पॉलिटिक्स से या किसी पॉलिटिशियन से आपको खतरा है, तो आपके लिए बेस्ट एसाइलम वो भी आप अप्लाई कर सकते हो कि हाँ मेरे को इन चीज़ों से किसी भी एक चीज़ से खतरा है, वो चीज़ें रीज़न दे के आप अपनी एसाइलम अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद में ये चीज़ नीचे लिखी हुई है ना, इसको जरूर ध्यान से पढ़ लेना कि ये चीज़ें आपकी अकेली वर्बल नहीं होगी। आपने ऐसा नहीं आपने बोला और आपको मान लिया उन्होंने क्लियर, हाँ आपको इस चीज़ से खतरा है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपने कोई चीज़ स्पीक करनी है या किस चीज़ पर स्टेटमेंट आप दे रहे हो, आपको उसके लिए रिटन स्टेटमेंट एंड प्रूफ्स भी रेडी करने पड़ेंगे, ताकि आप रियली उनको मेंशन कर पाओ कि हाँ यू आर ए जेन्युइन एसाइलम सीकर, यू रियली नीड इट। अगर आपके पास कुछ ऐसी स्टेटमेंट या चॉइसेस नहीं है, देन इन सभी चीज़ों की प्रिपेरेशन जो भी है आपका लॉयर आपको करके देता है, क्योंकि आपके पास कोई आइडिया नहीं होता आप कौन सा हर कंट्री में एसाइलम अप्लाई करते फिर रहे हो। तो सारी स्टेटमेंट जो प्रिपरेशन डॉक्यूमेंटेशन है वो आपका लॉयर आपको रेडी करके देता है। तो लॉयर की फीस वगैरह क्या होती है वो भी आपको अगली वीडियो में आपको बता दूंगा। इस सभी बातों में मेन बात आप इसको जरूर देख लीजिएगा कि अगर आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड कनाडा में है, अगर आपने कोई क्राइम ऐसा किया चाहे छोटा चाहे बड़ा, अगर कोई भी ऐसा केस है, तो आप यूएस से एसाइलम अप्लाई मत कीजिएगा, आपको अगेन अरेस्ट ही कर लिया जाएगा। क्योंकि मेरा फ्रेंड है जो कि मेरा नोन में रहता है, कि यूएसए में रहता है, उसने मेरे को बोला था कि थोड़े दिन पहले एक बंदा आया था, ओके, तो वो भी उसका नोन में था, तो उसने बोला कि पहले उसे एसाइलम अप्लाई की, उसको अरेस्ट किया गया, अपनी स्टेटमेंट उसने पुलिस को दी, पर उसके फिंगरप्रिंट वगैरह स्कैन नहीं किए गए थे, तो उसको उसके बारे में कुछ मालूम नहीं पड़ा था। देन उन्होंने उसको अगेन एक नेक्स्ट डेट दी इंटरव्यू के लिए, वो वहाँ पर गया, देन उसके सारा रिकॉर्ड जो था वो कनाडा का बाहर आ गया, देन उसको अगेन अरेस्ट कर लिया गया। अभी उसका आगे क्या हुआ मेरे को कोई आइडिया नहीं है, जिसको कनाडा भेजेंगे या अरेस्ट करेंगे उसका कोई आइडिया नहीं है। तो मेन थिंग इज़ आपका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए कनाडा में भी, अगर आप यूएस से ट्रांसफ़र हो रहे हो तो। एंड सारे प्रोसेस के बाद में जब आपकी फाइलिंग की जाएगी, जज के पास आपकी हियरिंग होगी एंड आपकी डेट्स होंगी, देन आपकी पीछे पूरी इंक्वायरी की जाएगी कि जिस केस के रिलेटेड जो आपने केस लगाया है, जो डॉक्यूमेंट आपने पेश किए हैं, जेन्युइन उसकी पूरी इंक्वायरी होगी। जिस कंट्री से आप आए हो, इंडिया से आए हो, मान लो आपने इंडिया से खतरा दिखाया, तो आपकी इंक्वायरी इंडिया से भी की जाएगी कि हाँ जेन्युइनली कि आपको खतरा है इंडिया से या नहीं है, पूरा आपको केस को रीड किया जाएगा। अगर वो सारे प्रूफ जेन्युइन प्रूफ होते हैं जो भी आपने रेडी किए या करवाए हैं, देन आपको पीआर या फिर आपको वर्क परमिट इशू कर दिया जाता है, चाहे वो 6 महीने बाद में हो या 3 महीने बाद में या 5 महीने बाद है, वो आपके लक पे डिपेंड करता है। एंड आपको SSN नंबर दे दिया जाता है, सोशल सर्विस नंबर या सोशल सिक्योरिटी नंबर, जिससे आप अपना काम कर सकते हो इन। ये तो फ्रेंड्स मैंने बात करी लीगल वेज जो भी एसाइलम अप्लाई करते हैं जो हो सकते हैं। पहले आप कनाडा में अप्लाई करते हो, यहाँ से रिफ्यूज होते हो, फिर आप यूएस जाके अप्लाई करते हो। इट्स ए प्रॉपर लीगल वे टू अप्लाई योर एसाइलम। अब हम बात करते हैं इलीगल वेज के रिगार्डिंग कि इलीगल वेज कौन से होते हैं, जो कि अगर आप बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करते हो तो आपको कौन सी डिफ़िकल्टी फेस करनी पड़ सकती है और आपने पहले कनाडा में एसाइलम अप्लाई नहीं की। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने बहुत सारे इंटरव्यू भी देखे होंगे, जब कोई स्टूडेंट आपको मिले भी होंगे जिससे आपने सजेशन ली होगी। तो मेरे नोन में ऐसे बंदे भी हैं जिन्होंने कनाडा में एसाइलम अप्लाई करने से पहले बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश की थी, अरेस्ट भी हुए थे, देन उनको अगेन बैक कनाडा ही सेंड कर दिया गया, क्योंकि उन्होंने कनाडा में कोई एसाइलम अप्लाई नहीं की थी। तो उनका रिकॉर्ड था, कनाडा का वीज़ा उनके पास था, आइडेंटिटी प्रूफ उन्होंने नहीं दिए, बट फिंगरप्रिंट स्कैन करने सारा रिकॉर्ड उनके पास आ जाता है, क्योंकि दोनों इमिग्रेशन चाहे वो कनाडा के हैं चाहे वो यूएसए के अपने प्रूफ शेयर करते हैं। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल जो इलीगल वे में जाना चाहते हैं तो आपको ड्रॉबैक यही है, आपको बैक टू कनाडा ही मूव किया जा सकता है, या फिर ऐसा फेक केस करने के लिए आपको इंडिया भी डिपोर्ट कर सकते हैं। इट्स ए हाईली रिस्की चांस। सेकंड थिंग, अगर आपका कोई नोन, अगर आप इलीगली बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश कर रहे हो, जिनका तो बंदा नोन है, चाहे वो पीआर है, चाहे सिटीजनशिप है, चाहे वो ग्रीन कार्ड होल्डर है यूएसए में, वो उनकी गारंटी लेता है, देन उसको हैंड टू हैंड पुलिस स्टेशन से रिलीफ मिल जाता है, वो बाहर जाकर अपना केस वगैरह दोबारा से लगा सकते हैं, एसाइलम अप्लाई कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। बट अगर का कोई आपका यूएसए में नोन ही नहीं है, जिसको आप जानते तक नहीं हो, कोई वर्क परमिट पर नहीं है, कोई पीआर नहीं है, कोई ग्रीन कार्ड नहीं है, कोई सिटीजन नहीं है, तो आपको कोई चांस नहीं है, आपके हाई प्रोबेबली चांसेस है कि आपको अगेन बैक ही सेंड कर दिया जाएगा। ओके, एंड सेकंड थिंग, अगर आप माइनर हैं, इट मीन्स अगर आपकी एज 18 से प्लस है, सॉरी 18 से कम है, देन आप एसाइलम अप्लाई कर सकते हो, आपको एसाइलम भी जल्दी मिल जाएगी। अगर आप 18 से कम हो तो कोई दिक्कत नहीं, आप इलीगली क्रॉस कर लीजिए।
सेकंड थिंग, अगर आपके पास कोई यूएसए वीज़ा है, ओके, अगर आप इलीगली क्रॉस भी करते हो पर आपके पास यूएसए का वीज़ा है, चाहे वो कोई भी है, स्टडी है, विजिटर है, वर्क है, तो मोस्टली विजिटर वीज़ा होगा, तो आप वहाँ पर रह सकते हो। आपको एसाइलम अप्लाई करने के लिए टाइम भी दिया जाएगा, आपको रिलीफ भी कर दिया जाएगा, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी यूएसए का कोई भी वीज़ा है, आप एसाइलम अप्लाई कर सकते हो, आपको बैक टू कनाडा सेंड नहीं किया जाएगा। ओके, अब इसके बाद में बात करते हैं अब जो मेन चीज़, अगर आप सोच रहे हैं ना कि आपको यूएसए जाकर एसाइलम अप्लाई करनी है तो ज़्यादा खर्चा आपका नहीं लगेगा, ये बात सिर्फ 4,000 या 5,000 डॉलर्स की है कि आपको 4 से 5,000 डॉलर में यूएसए सेंड कर दिया जाएगा, आपको रहने के लिए जगह मिल जाएगी, चाहे वो आपका रिलेटिव है, चाहे वो फ्रेंड है, कुछ भी है, आपका इतने में एनफ हो गया, आप काम कर पाओगे। ऐसा नहीं है फ्रेंड्स, मे भी आप कैश में काम कर लेना और आपको कोई बंदा दिला देता है तो, बट टिल जब तक आप एसाइलम अप्लाई नहीं करते, सिन नंबर आपको एसएसएन नंबर नहीं मिलता, तब आप लीगली जॉब पर काम नहीं कर पाओगे। उसके लिए आपको चाहिए वकील, लॉयर आपको हायर करना ही पड़ेगा, चाहे आप लीगली अप्लाई कीजिए, चाहे आप इलीगली अप्लाई कीजिए, लॉयर इज़ ए मस्ट थिंग टू गेट योर एसाइलम लिमिटेड टाइम एंड विद सेफर वे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके जो एक्सपेंसेस होंगे कनाडा में यूएसए डोंकी लगाने के, लाइक जब भी आप अप्लाई करना चाहते हो तो 1 मंथ बाद में या 15 डेज़ बाद, 20 डेज़ बाद, जब भी आपके पास एनफ मनी है लॉयर को देने के लिए, देन आप अपना केस स्टार्ट कर सकते हो। लॉयर की मिनिमम फीस होती है, स्टार्टिंग देख लो आप, ये इसकी फीसेस होती हैं। कंसल्टेंट, अगर आपको सिर्फ मिलना है कि अपने केस के रिगार्डिंग बात करनी है तो $100 to $500 उसकी फ़ीस होगी, और ये सारी फीस अमेरिकन डॉलर्स में है, नॉट इन द कैनेडियन डॉलर्स, ये उसकी कंसल्टेंट फीस है। ओके, बाद में बात आती है फ्रेंड्स आपकी प्रिपरेशन है क्या फाइलिंग की, जिसके प्राइजेस मोस्टली एडवोकेट होते हैं जो $2,500 से एज वेल एज $6,500 या $7,000 तक भी चार्ज करते हैं आपकी फ़ाइल को रेडी करने के लिए, चाहे वो जो ही प्रूफ रेडी करे, कैसे भी बनवाए, उसके प्राइसेस वो आपसे पहले इस बात के चार्ज करते ही करते हैं। एंड आफ्टर दैट जब आपके डॉक्यूमेंट रेडी हो जाते हैं, आपकी फ़ाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए, आपका एंट्री भी कोर्ट में कंडक्ट करने की जब बारी आती है, आपकी डेट आती है, देन वकील आपसे अगेन चार्ज करते हैं अप टू $2,500 to $4,000 आपकी पेशी है, जो भी आपकी प्रूफ वगैरह उसने इकट्ठे किए उस कोर्ट में पेश करने के लिए, आपको प्रिपरेशन करवाने के लिए, आपको कोर्ट में क्या क्या चीज़ें बोलनी है, क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करनी है। देन उसके बाद में अगर आपका केस रेडी हो जाता है, आपकी जो है एसाइलम अप्रूव कर दी जाती है और आपको वर्क परमिट दे दिया जाता है, देन आपका काम हो जाता है, वकील से इतनी बात नहीं रहती है। बट इन फ्यूचर आपको जो भी अपडेट आएंगे, आपका इंटरव्यू किया जाएगा, मतलब आपकी कुछ रिक्वायरमेंट है, कुछ नीड है, कुछ प्रूफ आप कोर्ट से कुछ और मान लीजिए, आपकी तारीख कोई भी आ गई, देन आपको वकील जो है टिल आपकी पीआर तक या फिर सिटीजन तक, जब तक ग्रीन कार्ड आपको नहीं मिल जाता, वकील क्या करते हैं, आपको फुल पैकेज बता देते हैं कि हम भाई $8,000 लेंगे या $10,000 लेंगे आपकी पीआर तक। इट मीन्स जब तक ग्रीन कार्ड नहीं आया था, इसके बीच में चाहे वो कोई भी प्रूफ मांगे, कुछ भी डॉक्यूमेंटेशन मांगे, आपकी तारीख है, आपकी डेट है, आपको जाना पड़ता है, तो वकील उसमें आपको हेल्प करेगा आपकी डॉक्यूमेंटेशन में, आपको अपनी फ़ाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए, बोलने के लिए, हर एक चीज़ आपको वकील हेल्प करेगा टिल योर ग्रीन कार्ड होल्डर। तो उसका पैकेज डिफरेंस से वकील आपको एडवोकेट बताता है, जो आप एज ए EMI एवरी मंथ इंस्टॉलमेंट भी पे कर सकते हो, दैट इज ए डिफरेंट थिंग। तो ये आपके एक मेन एक्सपेंसेस है। अगर आप यूएसए में जा रहे हो तो लॉयर की फ़ीस, इन सारी चीज़ों के ऊपर कॉन्संट्रेट कीजिए, देन आप सोच सकते हो कि हाँ आप सेफ़ हो, आप जाने का प्लान कर सकते हो। ओके फ्रेंड्स, तो ये मेरी फुल डिटेल जो मैंने इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की थी, 1 से 2 दिन मेरे को लगा, मैंने बहुत लोगों से बात भी की, इन्फॉर्मेशन इकट्ठा की, एंड आपको प्रोवाइड भी करवाई है अपने इन्फॉर्मेशन सोर्सेज से। और आपको कोई भी डाउट है यूएसए एसआरएम के रिगार्डिंग या डिफरेंट चीज़ों के रिगार्डिंग, आपके कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, देन कमेंट में मेंशन जरूर कर दीजिएगा। डेफिनेटली मैं आपके लिए एक और वीडियो क्रिएट करूँगा एंड फुल डिटेल्स आपको प्रोवाइड भी करवाऊँगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, कोई सजेशन या क्वेश्चन तो कमेंट में मेंशन कर दीजिएगा, एंड इस वीडियो को शेयर जरूर कीजिएगा। अगर कोई आपका फ्रेंड सोच रहा है यूएसए की डोंकी लगाने के लिए एंड उसके पास एनफ सोर्सेस नहीं है, कोई नॉन उसका यूएसए में नहीं है, इन सारी चीज़ों के रिगार्डिंग उसको पहले ही अवेयर कर दीजिए, ताकि वो बंदा अपनी फाइनेंशियली सिचुएशन को स्ट्रॉन्ग करके देन डिसाइड करे कि मेरे को यूएसए मूव होना है।